A+IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। यूपीएससी में दो पेपर होते हैं, जीके और सी सेट का। सी सेट के पेपर के अंदर एक मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे उनको, और उनके जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक को एक एक करके हम लोग उन पर चर्चा करेंगे और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अब आज हम लेते हैं सबसे पहले संख्याएं क्या होती हैं, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। नंबर्स के जो क्वेश्चंस हैं सी सेट में कम से कम 2-3 क्वेश्चन फुटअप होते ही होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी हम लोग समझेंगे। पहले उन क्वेश्चनों का जो आधार है, जो बेस है, उन बेस को हम लोग समझेंगे, किस प्रकार से हम लोग सवाल को जल्दी तरीके से हल कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसको फटाफट में हल करके सही तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम लोग संख्याओं के बारे में समझेंगे, संख्याएं क्या होती हैं, संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तो संख्याएं मतलब नंबर्स। संख्याएं क्या होती है, मतलब संख्याएं अंकों से मिलकर बनी होती हैं। यदि मान लो इकाई, दाई, सैकड़ा ये स्थान होते हैं, इन स्थानों पे यदि जो अंक बैठ जाता है, यदि इन स्थानों पे जो हम अंक बिठा देते हैं, उनके बाद में उन पूरे को समुचित रूप से हम लोग उनको संख्या बोलते हैं। जैसे कि ये स्थान, एक स्थान ये हो गया, एक स्थान ये हो गया, एक स्थान ये हो गया। इस स्थान को बोलते हैं हम लोग इकाई, ये दाई और ये सैकड़ा। यदि हम इकाई के स्थान पे हम लोग 1 रखते हैं, 1 अंक रख दिया, दाई की जगह 2 अंक रख दी और सैकड़े की जगह हम लोग 3 रख दिया, तो इन पूरी अंकों को शामिल रूप से क्या बोलते हैं, इनको 321 बोलेंगे। तो 321 क्या हो गई, एक संख्या हो गई। तो इस तरीके से संख्या की ये डेफिनेशन होती है कि भाई अंक जिस स्थान पर, जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, 3 स्थान बहुत सारे होते हैं, यदि उन स्थानों पे यदि कोई भी अंक बैठ जाता है, 1, 2, 0 कुछ भी, तो उन सब नंबरों को या अंकों को मिला देते हैं। तो उन अंकों को मिलाने देने के बाद जो शामिल रूप से जो संख्या बनती है उनको संख्या ही बोलेंगे। जैसे कि संख्या की डेफिनेशन क्या होगी, संख्याएं इकाई, दहाई, सैकड़े वाले स्थानों पर जो अंक बिठा दिए जाते हैं, उन अंकों को समुचित रूप से संख्याएं कहेंगे। मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ऐसे बहुत सारे स्थान आते हैं। उन स्थानों पे हम लोग यदि अंक बिठा देते हैं, तो फिर अंक बिठाने के बाद उन सारी संख्याओं को, मतलब अंकों को सम्मिलित रूप से संख्या बोलेंगे। ठीक है, ये होगी संख्या की परिभाषा। इकाई, दाई, सैकड़ा वाले स्थानों पर जो अंक बिठा दिए जाते हैं, उन अंकों को समुचित रूप से संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक बार मैं वापस से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये स्थान इकाई का है, ये दाई का है और ये सैकड़ा का है। ठीक है, इकाई के स्थान पे हम लोग 0 बिठा देते हैं, फिर बाद में यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। तो अब ये सारे अंक शामिल रूप से यदि इनको शामिल किया जाए, तो कंप्लीट रूप से इसको बोला जाए तो 320 बोलेंगे। और 320 क्या होती है, एक संख्या होती है। तो ये मतलब संख्याएं कंप्लीट रूप से अंकों से मिलकर बनी होती हैं, बस ये समझ लो। अब हम संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि मान लो संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 9 प्रकार की होती हैं। उन 9 प्रकारों को हम लोग समझेंगे। तो पहला जो संख्या का प्रकार है, संख्याओं के प्रकार।
संख्याओं के प्रकार हम लोग समझेंगे। संख्याओं के 9 प्रकार होते हैं। संख्याओं के प्रकार हम समझेंगे। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्याओं के प्रकार 9 प्रकार होते हैं। अब सबसे पहले पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, सम संख्याएं। एक होती है सम संख्याएं, उसके बाद सेकंड होती है विषम संख्याएं, तीसरी होती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या, पहला प्रकार सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, और 8वीं होगी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और जो 9 नंबर होगा वो होगा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। तो ये 9 प्रकार है जिससे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इनके प्रकारों को हम लोग एक एक करके प्रकारों को हम लोग समझेंगे। तो संख्याओं के प्रकार सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम लोग सारे प्रकारों के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। जैसे कि मान लो किसी भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 यदि ये अंक होंगे तो इसका मतलब उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 100% उसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो उसको बोलेंगे सम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। मतलब किसी संख्या के पीछे या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो, इसके अलावा कोई भी हो, तो वो सारी की सारी विषम संख्या के अंदर आएगी। ठीक है। उसके बाद हम लोग प्राकृत संख्या की बात करते हैं। तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 फिर अनंत तक चलती है, जिसके अंदर 0 शामिल नहीं किया जाता है, उसको बोलेंगे प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। तो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 फिर चलती जाती है, फिर अनंत तक जितनी भी संख्या आएगी सारी की सारी क्या आएगी? प्राकृत संख्याएं आएगी, या उसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं के अंदर 0 को शामिल नहीं किया जाता है, बाकी 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। ओके। उसके बाद में पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के अंदर 0 को शामिल किया जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक, ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती है। मतलब जिसके अंदर 0 भी शामिल किया जाता है, फिर 0, 1, 2, 3 लगातार चलती रहती है और अनंत तक चलती है, उनको हम लोग पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। उसके बाद में पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। तो पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जिसके अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं, भले ही माइनस की हो या प्लस की हो, सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या के अंदर आती है। जैसे कि मान लो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। यदि ये प्लस की और माइनस की दोनों की होती है, यदि ये प्लस और माइनस मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो पूर्णांक संख्याएं हैं। मतलब पूर्णांक संख्या सीधा मतलब समझ लो कि माइनस प्लस की संख्याएं, सारी संख्या जितनी भी माइनस और प्लस दोनों की हो, वो सारी की सारी पूर्णांक संख्या में शामिल होगी। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसके अंदर 1 का भाग जाए, या फिर खुद संख्या का ही भाग जाए, या कोई और एक तीसरी संख्या का भाग जाना चाहिए, तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्याएं। ठीक है ना। अब उसके बाद में अभाज्य संख्याओं का नंबर आता है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसके अंदर 1 का भाग जाए, या खुद का भाग जाए, इसके अलावा किसी और का भाग ना जाए, वो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या।
भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या अंतर है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर ये है कि भाज्य संख्याओं के अंदर खुद यदि मान लो कोई बोल दे कि भाई ये संख्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, तो आप उसमें ये देखो कि उस संख्या का खुद का भाग जाता है क्या, या फिर एक का भाग जाता है क्या, या फिर तीसरी का और किसी और संख्या का भाग जाना चाहिए। मतलब खुद का भाग जाना चाहिए, एक का भाग जाना चाहिए, और किसी और कोई सी भी संख्या हो, तीसरी कुछ भी हो सकता है, तो उस संख्या का भाग जाता है तो फिर वो भाज्य संख्या होगी। बाकी अभाज्य संख्या में क्या होता है, या तो एक का भाग जाना चाहिए या खुद का भाग जाता है, बस इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। खुद का भाग जाओ या एक का भाग जाओ, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा, तो वो होगी संख्याएं अभाज्य संख्या होगी। ठीक है। उसके बाद में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। q इज नॉट इक्वल जीरो, मतलब q बराबर जीरो नहीं आना चाहिए। मतलब किसी भी संख्या, कोई भी संख्या बट्टा में है और बट्टा के अंश और हर में दोनों में यदि मान लो पूर्णांक संख्याएं हैं, कुछ भी नंबर हो, बट्टा में कुछ भी संख्या आ सकती है, लेकिन बट्टा के जो नीचे है वहाँ पे आपको जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब शून्य नहीं आना चाहिए, क्योंकि शून्य से हम लोग यदि मान लो हर में जीरो होगा और ऊपर मतलब कोई सा भी नंबर होगा तो उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे अनंत आएगा। तो अनंत क्या है? वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का क्या होती है? अपरिमेय संख्या इसका उल्टा, परिमेय संख्या का उल्टा। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हम लोग, तो उनको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब हम एक एक करके इन सब को समझेंगे, सम संख्याएं, इनके एग्जाम्पल के साथ इनकी डेफिनेशन सब एकदम सही तरीके से हम लोग समझेंगे। तो पहला प्रकार है सम संख्याएं। सम संख्याओं के हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। सम संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, कैसे हम लोग सम संख्याओं को पहचान सकते हैं। तो जैसे कि मान लो, जैसे कि एक संख्या लेते हैं हम लोग, 2 3 1 4, मतलब अब आपसे बोल दिया जाए कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो 2314 है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे पहचानेंगे भाई ये सम संख्या है। और सम संख्याओं के बारे में मैंने बताया था कि भाई कि जिस संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो सम संख्या होगी। तो इसके अंदर अब 2 का भाग जाता नहीं जाता, कैसे पता करेंगे? अब 2 का भाग आप ऐसे 2 का भाग दोगे तो फिर टाइम लग जाएगा, तो आपको पीछे यही देखना, इसका इस संख्या का इकाई अंक देखना। इकाई अंक क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, तो फिर ये सम संख्या होगी। क्योंकि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर, ये इकाई है, ये दाई है, ये सैकड़ा, ये हजार है, तो इकाई के स्थान पर, इस इकाई के स्थान पर यदि 0 2 4 6 और 8 इनमें से कोई सा भी नंबर हो, किसी भी संख्या, भले कितनी बड़ी आ जाए संख्या, उस संख्याओं के इकाई के स्थान पर यदि 0 2 4 6 8 ये सारे नंबर, कोई सा भी एक नंबर हो यहाँ पे, तो उसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जब 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, जिसके अंदर 2 का भाग जाए वो सारी की सारी सम संख्या होगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे, तो ये सारी सम संख्याएं होती हैं। बहुत सिंपल है सम संख्याएं। सम संख्या वह संख्या होती है जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और 2 का यदि मान लो कोई सी भी बड़ी संख्या आ गई, 5 आ गया, 6 7 8 4 3 7 2 0, तो इतनी बड़ी संख्या, अब इतनी बड़ी संख्याओं को आप लोग कैसे पहचानोगे भाई ये सम संख्या है? तो आप पीछे इकाई के स्थान पर, इस संख्याओं के इकाई के स्थान पर आप देखो कि 0 2 4 6 8 आ रहा है, इनमें से कोई सा भी एक नंबर आए तो इसका मतलब उसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो फिर वो सम संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सम संख्या को हम लोगों ने समझ लिया। अब विषम संख्या की बात करते हैं। दूसरा प्रकार इसका विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं सिंपल है, मतलब सम संख्या का उल्टा। उल्टा कैसे? सम संख्या वे संख्या होती है जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। विषम संख्याएं वे संख्या होती है जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए। मतलब कोई से भी, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 4 3 2 5 6, ये संख्या लिखा, मतलब इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 43,256 लिखा हुआ है, और आपसे पूछा कि भाई ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप
यहाँ पे आप इस संख्या के इकाई के स्थान पर जाओ, इकाई के स्थान पर यदि मान लो 0 2 4 6 8 होगा तो फिर वो सम संख्या होगी। तो ये वाली जो संख्या आप 0 2 4 6 8 में देखो 6 आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये सम संख्या है, तो फिर ये विषम संख्या हो नहीं सकती है, क्योंकि इसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 2 का पूरा पूरा भाग जाने का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर वहाँ पे 0 2 4 6 8 हो तो फिर सम संख्या होगी, 0 2 4 6 8 के अलावा कुछ भी हो तो फिर वहाँ पे विषम संख्या होगी। मतलब 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो फिर वो विषम संख्याएं होगी। जैसे विषम संख्या क्या क्या होती है हम लोग समझेंगे। जैसे क्रम भाई, सबसे पहले 1 नंबर, 1 जो होता है वो विषम संख्या होती है, फिर 1 के बाद में 3, ये भी विषम संख्या, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। मतलब इनके बीच में एक एक का अंतर, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 2 9, 9 2 11, मतलब 2 2 का अंतर है। 1 से यदि 2 2 का अंतर होगा तो जो भी संख्याएं आएगी वह सारी की सारी विषम संख्या आएगी। तो इस तरीके से विषम संख्या को हम लोगों ने समझ लिया। मतलब विषम संख्या को समझने का एक ही तरीका है कि भाई किसी भी संख्या के पीछे आप देखो 0 2 4 6 8 आता है तो फिर वो सम संख्या है, वो सम संख्या होगी। यदि मान लो 0 2 4 6 8 के अलावा कुछ हो तो वहाँ पे फिर विषम संख्या होगी। मतलब 2 का भाग पूरा पूरा यदि किसी संख्या के अंदर जाता है तो फिर सम संख्या, 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो फिर वो विषम संख्या है। अब तीसरा प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं वह होती हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5। जैसे कि मान लो जैसे 1 से स्टार्ट, 1 2 3 इस तरीके से अनंत तक चलती है, वो प्राकृत संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। जो 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चलेगी, तो वो संख्या, उन संख्याओं को बोलेंगे प्राकृत संख्या। मतलब जितने भी नंबर है, सारे नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इस तरीके स्टार्ट होकर अनंत तक चलते हैं, वो सारे के सारे प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे उनको। ठीक है ना। तो 1 से जो स्टार्ट होता है, 1 2 3 से स्टार्ट होगा, अनंत तक चलेगा, वो प्राकृत संख्या होगी, 0 इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद में चौथा प्रकार हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, वे संख्याएं, पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, जिसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहते हैं और अनंत तक चलेगी, उनको हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या होल नंबर, मतलब जो 0 से स्टार्ट हो। यदि मान लो कोई संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ये 1 से जो स्टार्ट होगी 1 2 3 4 इस तरीके अनंत तक चलेगी, उनको बोलेंगे प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या। और 0 से जो स्टार्ट होती है 0 1 2 3 इस तरीके से अनंत तक चलती है, उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 इस तरीके से अनंत तक, 0 से 0 1 2 3 0 से अनंत तक जो संख्याएं चलेगी उनको बोलेंगे हम लोग पूर्ण संख्या या होल नंबर। ठीक है। उसके बाद में 5वां जो प्रकार आएगा वो आएगा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वे संख्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं वे संख्या होती है जो प्लस और माइनस दोनों की हो, जैसे कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की हो। मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या के अंदर 0 1 2 3 सारी संख्याएं शामिल की जाती हैं, लेकिन माइनस की संख्याएं शामिल नहीं की जाती हैं। लेकिन इसके अंदर पूर्णांक संख्या के अंदर माइनस की, प्लस की और 0 ये सारी संख्याएं इस पूर्णांक संख्या के अंदर आती है। जैसे कि मान लो -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से अनंत प्लस वाला और यहाँ पे माइनस वाला। मतलब कुल मिला के पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जो माइनस की भी हो, प्लस की भी हो और 0 हो। ये सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या में शामिल होती है। जैसे देखो माइनस अनंत तक हो गया, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारी प्लस की संख्या है, ये सारी माइनस की संख्या है।
तो माइनस की और प्लस की और ज़ीरो, ये सारी जो भी नंबर है सारे नंबर इस पूर्णांक संख्या में शामिल किए जाते हैं। उसके बाद में जो छठा प्रकार आता है, छठा प्रकार हम लोग समझेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जिसके अंदर खुद का भाग जाए, जो संख्या है उसका खुद का भी भाग जाए और एक का भी भाग जाए और साथ में किसी तीसरी संख्या का भी भाग जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे 4 है, तो 4 है तो 4 के अंदर एक का भाग जाता है और फिर बाद में 4 का इसका खुद का ही इसके अंदर भाग जाता है और फिर कोई एक तीसरी संख्या जैसे कि मान लो 2 है तो 2 का भाग इसके अंदर जाता है। तो देखो इसके अंदर 4 के अंदर एक का भी भाग जाता है, उसके बाद खुद का भी भाग जाता है, 4 का खुद का भी भाग जाता है और तीसरे नंबर है कि किसी भी कोई भी संख्या हो, तीसरी कोई भी संख्या हो उसका भाग इसमें जाना चाहिए, तब जाके ये भाज्य संख्या होती है। जैसे 4 है तो 4 में मैंने समझा दिया एक का भाग जा रहा है, 4 का खुद का जा रहा है और 2 का भी तो जा रहा है, तो कम से कम 3 चीज़ों का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्याएँ होगी। जैसे 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 6 के अंदर एक का भाग जाता है, एक का तो सबके अंदर भाग जाता है भाई, ये 6 के अंदर एक का भी भाग जाता है, खुद का 6 का भी भाग जाता है इसके अंदर और फिर बाद में तीसरी संख्या जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, दोनों का भी भाग जा रहा है, तो कुल मिला के ये भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके अंदर खुद का भाग जाए और एक का भी भाग जाए और तीसरी चीज़ कोई भी संख्या होती है तो उसका भी भाग जाना चाहिए, जब जाके भाज्य संख्या ही होती है। ठीक है, अब 7वां प्रकार हम लोग समझेंगे। 7वां प्रकार अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जिसके अंदर एक का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, वो होगी अभाज्य संख्या। जैसे कि जैसे कोई सी भी एक संख्या है, अभाज्य संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 2 है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 के अंदर एक का भाग जाता है और 2 का खुद का ही जाता है, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है, वो होगी आपकी अभाज्य संख्याएं। और 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिसमें स्वयं भाग नहीं जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि 2 है तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 के बाद जैसे कि 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने पढ़ा दिया कि भाई एक तो इसके अंदर अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें एक का भाग जाए और खुद का इसी संख्या का भाग जाए, तो वो होगी अभाज्य संख्या है। जैसे कि 3 हो गया तो 3 के अंदर 3 का भाग जाता है और एक का भी भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है, तो ये अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में समझ लिया। अब 8वां प्रकार हमारा आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, परिभाषा किस तरीके से हम लोग समझेंगे। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। चलो 8वां प्रकार परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के बारे में हम ये समझेंगे कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं डेफिनेशन बताता हूँ। परिमेय संख्याएं, यहाँ पे डेफिनेशन थोड़े लिख लेते हैं हम लोग। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं
वह क्या है, वह संख्याएं होती हैं, वह संख्याएं होती हैं जिन्हें P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर जो नियम काम करता है वो है Q बराबर नहीं 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, मतलब Q के स्थान पर 0 नहीं रख सकते हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं, जैसे देखो कोई सी भी जो संख्या है ना, जितनी भी संख्या, जो भी पूर्णांक वाली जो भी संख्या होती हैं, पूर्णांक का मतलब, पूर्णांक संख्या क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा है कि पूर्णांक संख्या के अंदर माइनस प्लस की सारी संख्या होती है, जीरो वगैरह सब। तो ये सारी जो जितनी भी संख्या होती है, सारी संख्याएं परिमेय संख्या ही होती हैं। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, जैसे कि ये बोला कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q बराबर नहीं, मतलब Q की जगह 0 नहीं आना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं आना चाहिए। जैसे कि मान लो 0 है, तो 0 परिमेय संख्या है, 1 है परिमेय संख्या है, 2 है, 3 है, ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है। और इसको बट्टा में लिख सकते हैं। जैसे देखो 0 के नीचे आप 1 लगा सकते हो, 0 बटा 1। किसी भी संख्या के नीचे कोई मतलब बट्टा के रूप में लिखना हो तो यहाँ पे हम लोग 1 लगा सकते हैं, सब के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है, सारी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन उसके बाद में इसने कहा है कि Q बराबर 0, मतलब Q की जगह आपका 0 नहीं आना चाहिए, Q की जगह 0 नहीं आना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे P बटा Q है, अब इसने कहा कि P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो P बटा Q ये रहा। P की जगह हम कोई से भी संख्या लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या जितनी भी होती हैं कोई से भी, जैसे P की जगह हम लोग 1 लिख दें, Q की जगह हम लोग 2 लिख दें, तो 1 बटा 2 क्या है, ये परिमेय संख्या है। और देखो P की जगह मैं 5 लिख दूँ, Q की जगह मैं 6 लिख दूँ, तो 5 बटा 6 हो गया, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि P की जगह आप लोग 2 भी लिख सकते हो, Q की जगह यदि हमने यहाँ पे 0 लिख दिया तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों कि 0 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अनंत आएगा, तो अनंत आएगा तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है ना। जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन बट्टा में, यदि बट्टा में नीचे यदि कोई भी संख्या और बट्टा में 0 आ गया तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो बट्टा के नीचे यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, ये समझ लो। बाकी सारी की सारी जितनी भी संख्या आप कुछ भी लिख दो, 5 बटा 6, 3 बटा 2, 7 बटा 4, या 0 या 1 2 3, जितने भी नंबर है सारे के सारे परिमेय संख्या हो गए। लेकिन आप ये समझें कि किसी भी संख्या के नीचे 0 यहाँ पे आप लिख दोगे तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि 0 से आप 6 को डिवाइड करोगे तो फिर वो अनंत आएगा, और अनंत फिर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने परिमेय संख्या को समझ लिया। मतलब आप ये समझो कि जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q का मतलब होता है कि आप P की जगह कुछ भी नंबर रख सकते हो, Q की जगह 2 रख दो, कुछ भी रख दो, ये सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। लेकिन Q की जगह जो ये देखो, ये Q की जगह है, Q यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, बस यहाँ पे 0 आ गया तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे अगला जो पॉइंट है वो नम्मा पॉइंट, जो नम्मा प्रकार है वो हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इस डेफिनेशन की उल्टी है। उल्टे का मतलब अपरिमेय संख्या वे संख्या होगी जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब बट्टा में हम लोग लिख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि जैसे पाई है, तो यहाँ पे जो पाई है, पाई कोई संख्या नहीं है, कोई पूर्णांक नहीं है, मतलब जो पूर्णांक संख्या के अंदर जो शामिल करते हैं हम लोग, माइनस की प्लस की जो संख्याएं होती हैं उसके अंदर पाई नहीं आता है। तो पाई कोई एक संख्या नहीं दिख रही है मेरे को, क्योंकि इसका पाई का मान हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि 22/100 हो गया, 22/7 हो गया, 3.14 हो गया, ये पाई का मान होता है। लेकिन पाई खुद है ना,
ये पाई खुद अपरिमेय संख्या है। पाई खुद क्या है? अपरिमेय संख्या है। और देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कोई भी संख्या है, यदि उसका वर्गमूल या अंडर रूट नहीं निकलता है तो इसका मतलब वो भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और यदि मान लो जैसे कि मान लो यहाँ पे अंडर रूट 3 लग दिया तो 3 का अंडर रूट भी नहीं निकलता है, निकलता तो है लेकिन वो पॉइंटों में आता है फिर। ठीक है ना। यहाँ 2 का अंडर रूट है तो 2 का अंडर रूट भी यहाँ पे दशमलव में आएगा। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या होगी। अब मान लो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 36, तो 36 का अंडर रूट होता है, 36 का वर्गमूल निकलता है, तो वर्गमूल निकलता है तो फिर वो परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं होगी। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जैसे कि मान लो अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो कोई पूर्ण संख्या मतलब एक पूर्ण संख्या नहीं आती है। जो संख्या आनी चाहिए पूर्ण संख्या नहीं आती है, क्योंकि 2 का अंडर रूट करोगे तो आप 1.1414 के आसपास आएगा, पॉइंटों में आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से यह ऐसी अपरिमेय संख्या होती है, पाई होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, वो अपरिमेय संख्या में शामिल करते हैं। लेकिन यदि मान लो अंडर रूट 36 का अंडर रूट लगा दिया, फिर 36 का अंडर रूट तो 6 होता है, तो फिर 6 तो क्या है? 6 तो संख्या है, तो 6 तो कोई सी भी संख्या मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या होती है। लेकिन 36 का रूट किया तो यहाँ पे 6 आ गया, तो इसका मतलब अंडर रूट 36 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है। पाई का मान अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ये सारी की सारी अपरिमेय से पाई दिख जाए, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 अंडर रूट 8 ये सारी की सारी जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसका अंडर रूट नहीं निकलता है वो सारी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है।